जी अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 102। आज के दिन में हमारे दो लेक्चर्स होंगे जो कि बेसिकली दो रेगुलर लेक्चर्स के बराबर कह लीजिए कि हमारा आज का लेक्चर होगा, लेकिन हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक ब्रेक से पहले, दरमियान में 15 मिनट की ब्रेक और फिर उसके बाद। तो दो लेक्चर्स होंगे हमारे। एक वो चाय की ब्रेक के बाद। तो दो लेक्चर्स होंगे 102 और 103। अच्छा, ये चूँकि थोड़ा लेंथी लेक्चर है तो इसमें अगर मल्टीपल टॉपिक्स स्टडी करवाए जाएं तो थोड़ा अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि आज के जो दोनों लेक्चर्स होंगे वो एक ही टॉपिक से रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। वरना तो हमारे पास रिटन रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक था, अभी पहले वो टॉपिक कंप्लीट करवा के फिर हम इंटरनल कंट्रोल की तरफ आ सकते थे। लेकिन चूंकि दोनों टॉपिक्स की नेचर डिफरेंट है तो वो अंडरस्टैंड करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। जी, तो आज का जो हमारे दोनों लेक्चर्स हैं वो बेस कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर। ये इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर हमारे ऑडिट में कैसे फिट बैठता है, पहले तो इसका लॉजिकल अरेंजमेंट सुन लीजिए। हमने ये स्टडी किया कि जब कभी ऑडिट कंप्लीट ऑडिट होगा उसके डिफरेंट फेजेस हैं। एक फेज है इसका इनिशियल प्रोसीजर्स, प्लानिंग से रिलेटेड प्रोसीजर। फिर उसके बाद जो कि हमने चैप्टर 8-9 में स्टडी कर लिया। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग स्टेज। ऑडिटर जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है वो हमने स्टडी किया हुआ 3 तरह के प्रोसीजर। एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एक इंटरनल कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। पहली चीज़ मुझे बताइए, क्या रिस्क असेसमेंट हमने सीख ली? क्या हम किसी भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अगर उसने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की फिगर्स दी हों या पैराग्राफ फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी हो, हम उसे रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं? क्या उन रिस्क को एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं? डिफरेंट एरियाज पे, डिफरेंट सिचुएशंस पे जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, क्या हम वो बता सकते हैं? चलिए, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी। लेकिन दरमियान में इंटरनल कंट्रोल का सेक्शन अभी रह गया था, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क असेसमेंट और सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज़्यादा अहम थे, इसलिए पहले इनको कवर कर लिया। रिस्क असेसमेंट के बाद मैं आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरफ ले गया। उसकी 2 रीज़न थी। एक तो ये कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अहम है, और दूसरी ये कि रिस्क असेसमेंट के साथ सब्सटेंटिव प्रोसीजर का टॉपिक एग्जाम क्वेश्चन में वो लिंक करवाता है। तो मैं रिस्क असेसमेंट के बाद आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे ले गया, वरना प्रैक्टिकली रिस्क असेसमेंट, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल्स को असेस किया जाता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किए जाते हैं, और फिर उसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन एग्जाम इम्पोर्टेंस को सामने रखते हुए और क्वेश्चंस की जो कॉम्बिनेशन बनाता है एग्जाम क्वेश्चन में रिस्क असेसमेंट के साथ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, उसको सामने रखते हुए हमने रिस्क असेसमेंट के बाद कौन सा टॉपिक कवर किया? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में। इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में सुन लीजिए। ये आपके जो पूरा चैप्टर है ना, पूरा सिलेबस, आपका पूरा सिलेबस, इसमें पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे 2 टॉपिक्स हैं जो कि ज़्यादा पसंद हैं, जो कि असल में केस स्टडी बेस्ड, जिनको सोचना पड़ता है, और अगर आपके ऑडिट के कंसेप्ट्स क्लियर हों तो आप फिर उनमें परफॉर्म कर पाते हैं। एक रिस्क असेसमेंट, उस रिस्क असेसमेंट की केस स्टडीज, और दूसरा इंटरनल कंट्रोल की केस स्टडीज। इसके नेचर क्या है पहले देखें। उस चैप्टर के अंदर टेक्निकल कंसेप्ट्स में जाने से पहले हम उसका थीम समझ लेते हैं। ये बेसिकली क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेट करता है। ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि टिपिकली किसी भी क्लाइंट का जब ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो उसमें कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल नॉर्मली होते हैं। सेल्स की जो अहम ट्रांजैक्शन, देखिए ट्रांजैक्शंस बहुत सी होती हैं। सेल्स की ट्रांजैक्शन, परचेज की ट्रांजैक्शन, एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन, डेटर्स, क्रेडिटर पर ट्रांजैक्शन बहुत सी। लेकिन अगर आप देखें मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन जो होती है ना किसी भी कंपनी की, वो है सेल्स, परचेज, पेरोल, कैश एंड बैंक और फिक्स एसेट्स। ये इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट्स, ये वो ट्रांजैक्शन है जो सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा अहम।
तो ये चैप्टर हमें सिखाएगा कि कोई भी क्लाइंट जो सेल्स की ट्रांजैक्शन कर रहा है उसने अपने सेल्स के एरिया में क्या क्या कंट्रोल्स बिल्ड किए होंगे। परचेज की ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसमें क्या क्या कंट्रोल्स बिल्ड किए होंगे। इसी तरह पेरोल की ट्रांजैक्शन कर रहा है उसमें क्या क्या कंट्रोल्स बिल्ड किए होंगे। तो ये चैप्टर आपको क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा। लेकिन हमारे सिलेबस में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 5 बड़े एरियाज की अंडरस्टैंडिंग है, ये ज़हन में रखिएगा। सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम, कैश एंड बैंक, इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट, पेरोल, ये 5 एरियाज की। तो चैप्टर जब स्टार्ट होता है, स्टार्ट में हमें ये क्या बताएगा, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए रेलिवेंट है, हम उनको भी ज़रूर पढ़ेंगे। मे बी थ्योरी के क्वेश्चन में वो हमसे पूछ ले, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली और जो पास पेपर का ट्रेंड भी बताता है वो हमसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। और केस स्टडी में हमें किसी ना किसी क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताएगा, डिस्क्राइब करेगा, और फिर हमसे पूछेगा कि इसमें जो वीकनेसेस आपको नजर आ रही हैं वो बताइए। इसमें से वीकनेसेस वो बज़ाहिर दिखने में जो केस स्टडी आएगी हमें उसका फॉर्मेट एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स का क्वेश्चन है। आप रिक्वायरमेंट को अगर छोड़ दें ना, रिक्वायरमेंट को ना पढ़े, तो शायद रिस्क असेसमेंट थ्रू फैक्ट्स का क्वेश्चन हो और इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन हो, आप शायद उनको फौरी तौर पे डिफरेंशिएट ना कर पाए। इंफॉर्मेशन बहुत हद तक सिमिलर है, क्योंकि रिस्क असेसमेंट में भी हमने देखा क्लाइंट के बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, इसमें भी क्लाइंट के बिजनेस के बारे में, उसकी ट्रांजैक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन इसमें जो फोकस होता है इसका, वो अपना फोकस इंटरनल कंट्रोल के क्वेश्चन में लिमिटेड कर लेता है। लिमिटेड कैसे कर लेता है? क्योंकि रिस्क असेसमेंट में तो उसके पास ऑप्शन है जिस मर्जी रिस्क को क्वेश्चन में इंक्लूड कर ले, लेकिन ये केस स्टडी जो इंटरनल कंट्रोल की केस स्टडी का क्वेश्चन टेस्ट करेगा, इसमें वो ये पहले डिसाइड कर लेता है कि मुझे थ्योरी का पहले डिसाइड करता है एग्जामिनर थ्योरी का क्वेश्चन पूछना है कि केस स्टडी का। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो केस स्टडी, खासतौर पर रिसेंट ट्रेंड को सामने रखे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। फिर इसके बाद अगला उसका डिसीजन होता है कि मैं 5 ऑप्शंस है मेरे पास बड़ी बड़ी, सेल्स, परचेज, पेरोल, कैश एंड बैंक, इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट, मैं इनमें से किस सिस्टम को सेलेक्ट करके उसके ऊपर क्वेश्चन बना। अगर वो सेल्स सिस्टम सेलेक्ट करता है ना, तो याद रखे सारी की सारी जो वीकनेसेस, सारे के सारे जो कंसेप्ट्स होंगे वो सिर्फ सेल्स से रिलेटेड पूछेगा, 100% कंफर्म है, परचेज से नहीं जा सकता। इक्का दुक्का क्वेश्चन में उसने 2 पार्ट्स बना दिए, सेल्स का भी और छोटा सा परचेज का भी। लेकिन जब सेल्स वाला पार्ट था उसमें सिर्फ सेल्स के पॉइंट, और जो परचेज वाला था उसमें सिर्फ परचेज के, वो भी एक दफा उसने टेस्ट किया। तो पहले इस क्वेश्चन, इस केस स्टडी में हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि 5 में से जब वो किसी भी सिस्टम को सेलेक्ट करेगा, पूरे का पूरा क्वेश्चन उसी सिस्टम के ऊपर बेस कर रहा होगा। क्लियर? अब हमने क्या करना है, एक तो शुरू में हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ने हैं। देखिए, अगर मेरे बस में होना तो मैं आपको ये ना करवाऊं, आपको रीडिंग के लिए दे दूं, लेकिन रीडिंग के लिए जाएंगे तो फिर आप छोटे छोटे अल्फाज के ऊपर भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं इसका क्या मतलब है। इसलिए हम पहले इसके बेसिक कंसेप्ट कवर करेंगे। जो हमारे आज के लेक्चर का पहला हिस्सा है ना, वो इन्हीं बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस कर रहा है, जिसमें हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो वो कैसे करना है। और जो इसका सेकंड लेक्चर होगा आज का, उसमें हम केस स्टडीज करेंगे। उसमें हम सीखेंगे कि सेल सिस्टम है, परचेज सिस्टम है, इसमें नॉर्मली ट्रांजैक्शंस कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट से प्रोसेस होती हैं, हर डिपार्टमेंट में क्या क्या कंट्रोल्स अप्लाई किए जाते हैं, और केस स्टडी में जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने देगा हमने उसमें से कैसे वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। आप सिर्फ जिंदगी में एक दफा तसल्ली के साथ किसी सिस्टम की सारी एक्टिविटीज को सुन लेना, सुन ले, आप उसकी केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। इसमें सबसे अहम बात यह है कि आपको घर जाके याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ सुनना है और घर जाके पढ़ना है। क्लास में सुनना है, घर जाके कम से कम एक दफा पढ़ना है, फिर उसके बाद केस स्टडी की प्रैक्टिस धड़ाधड़। बड़ी आसानी के साथ आप इसके
जो क्वेश्चंस केस स्टडी है उनको सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी तरह की हो सकती है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, ताकि केस स्टडीज को सॉल्व करते हुए आपको प्रॉब्लम ना हो। इन शॉर्ट इस चैप्टर में से जो ये चैप्टर सारी की सारी डिस्कशन करता है, इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड डिस्कशन करता है। इसमें से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जिसमें हमने नॉर्मली वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी होती है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस या बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं। अगर अच्छे तरीके से आपने पूरा सिस्टम समझा हो तो इसके वीकनेसेस को आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कंट्रोल एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारी ICAP की बुक में और ये जो बुक आपके पास है इसमें कंट्रोल्स तो बताए हैं, सिस्टम नहीं बताया हुआ, सिस्टम नहीं बताया। हालांकि अगर सिस्टम बताया होता तो आप उसको बड़ी आसानी से समझ जाते, लेकिन चूंकि एग्जाम में सिस्टम, अच्छा अब उसने ICAP ने क्यों नहीं सिस्टम डिस्कस किया बुक में, क्योंकि सिस्टम एग्जाम में एग्जामिनेबल नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में लेकिन उस सिस्टम को समझे बगैर आप कंट्रोल्स को याद नहीं कर सकते। एग्जामिनर ने चूंकि कंट्रोल्स ही पूछने थे तो उसने बुक में कंट्रोल इंक्लूड किया। उसने कहा जो चीज़ मैंने पूछनी नहीं वो बुक में क्यों इंक्लूड करूं, तो हमने भी उसको फॉलो किया। आपको पता है हमारी कोशिश ये होती है कि ICAP के सारे कंसेप्ट एज इट इज, तो हमने भी सिर्फ कंट्रोल्स को बुक में इंक्लूड किया। लेकिन कंट्रोल्स को समझा नहीं जा सकता जब तक आपको सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ना हो, और अगर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग हो ना, कंट्रोल्स ना भी पढ़ें, आप अपनी कॉमन सेंस की बेस पे भी बता सकते हैं कि सर इस जगह पे ये कंट्रोल होना चाहिए, इस जगह पे ये कंट्रोल। बहरहाल जैसे जैसे हम सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। लेक्चर के इस हिस्से में अब हम क्या करने जा रहे हैं, कंट्रोल से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट। हालांकि कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी प्रीवियस लेक्चर्स की बेस पे मौजूद होगी। आपको पता है दरमियान में हम किसी भी जो लेक्चर्स होते थे फ्यूचर में आने वाले कंसेप्ट्स या टॉपिक्स को भी ब्रीफली डिस्कस करके एक्सप्लेन करके आगे जाते थे, तो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा सारे कंसेप्ट जो हमने पहले मुख्तलिफ जगहों पे पढ़े होंगे उनको कंसोलिडेट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं हम इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड। पहली चीज़ क्या करनी है हमने, डेफिनेशन इंटरनल कंट्रोल्स की। इंटरनल कंट्रोल्स हैं क्या? इंटरनल कंट्रोल्स कहता है वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जो किसने स्टैब्लिश किए हैं, किसने बनाए हैं, किसने डिजाइन किए हैं, मैनेजमेंट ने। एंड दो शार्विक गवर्नेंस भी है, ये जहन में रखिएगा। दो शार्विक गवर्नेंस क्यों है? हालांकि दो शार्विक गवर्नेंस प्रैक्टिकली आपको ऑन फील्ड काम करती नजर नहीं आएगी। ऑन फील्ड कंट्रोल, डिजाइन, इंप्लीमेंट, ऑपरेट, मैनेजमेंट, लेकिन दो शार्विक गवर्नेंस की तरफ से सपोर्ट होना जरूरी है, सपोर्ट होना जरूरी है। हाँ, मॉनिटरिंग भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। बल्कि इसको नाम दिया जाता है कंट्रोल एनवायरनमेंट। जब तक टॉप लेवल की तरफ से सपोर्ट ना हो आप कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। अगर डायरेक्टर ने फर्ज कीजिए बजट ही अप्रूव नहीं किया, डायरेक्टर्स ने कोई लादा से ऐसे फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की मैनेजमेंट को, तो क्या मैनेजमेंट अच्छे से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन इंप्लीमेंट कर सकती है? हालांकि करना है। इसीलिए दो शार्विक गवर्नेंस की सपोर्ट भी जरूरी होती है। और ये कंसेप्ट याद रखिएगा, ये थोड़ी देर के बाद मैंने एक दूसरे कंसेप्ट के साथ लिंक करना है कि दो शार्विक गवर्नेंस की सपोर्ट के बगैर अच्छा कंट्रोल सिस्टम डिजाइन और इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन उसने क्या बताया कि ये वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जो कि एस्टैब्लिश किए, डिजाइन किए, इंप्लीमेंट किए, ऑपरेट किए किसने? मैनेजमेंट ने, विद द सपोर्ट ऑफ दो शार्विक गवर्नेंस, ठीक है। इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। अच्छा मुझे बताइए, आप कुछ इंटरनल कंट्रोल की एग्जांपल दे सकते हैं जो मैनेजमेंट डिजाइन इंप्लीमेंट करते हैं? फॉर एग्जांपल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, शाबाश। फॉर एग्जांपल ऑथराइजेशन, फॉर एग्जांपल रिकंसिलिएशंस, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। ये सारे कंट्रोल्स की एग्जांपल है। क्या आप खुद पहले तो खुद कन्विंस हो जाएं, क्या ये कंट्रोल एक्टिविटीज अगर किसी भी सिस्टम में काम कर रही हैं तो उस सिस्टम में एरर्स और ओमिशन, गलतियों का चांस कम हो जाएगा? अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर महीने बन रही है तो बैंकिंग साइकिल में, बैंकिंग सिस्टम में एरर्स कम हो जाएंगे। अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हैं, अगर एक्सपेंसेस के केस में ऑथराइजेशन हो रही है हर एक्सपेंस की, तो आप एग्री करते हैं कि एरर और फ्रॉड उस एक्सपेंस के एरिया में कम हो जाएंगे। कहता है यही मकसद है, यही मकसद है
कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या करते हैं, ये रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। किस चीज़ की? कि एंटिटी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेगी। और आपको याद होगा एक लेक्चर में मैंने बताया था एंटिटी ऑब्जेक्टिव्स 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन यानी प्रॉफिट, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, और तीसरा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसका मतलब है मैनेजमेंट का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा, ये इन्होंने सिर्फ किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया होगा कि तीनों के लिए? तीनों के लिए। यानी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑपरेशंस के लिए भी, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन के लिए भी, प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी। इसमें 2 चीजें आपसे पूछना चाह रहा हूं, 2 सवाल सिर्फ, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या इंटरनल कंट्रोल अगर डिजाइन इंप्लीमेंट करती है मैनेजमेंट, क्या 100% एश्योरेंस है कि सारे काम बिल्कुल ठीक परफेक्ट तरीके, या अभी भी कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं? एग्जैक्टली जिस तरह ऑडिटर अपने काम की 100% एश्योरेंस, एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, उसी तरह याद रखें मैनेजमेंट भी अपने काम की 100% एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन में उन्होंने नाम लिखा, वर्ड यूज किया रीजनेबल एश्योरेंस। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। जैसे ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, वैसे ही इंटरनल कंट्रोल की भी इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। भाई ये बात समझ आई? दूसरा क्वेश्चन मेरा, एक तो हमने ये समझ लिया कि इंटरनल कंट्रोल में मैनेजमेंट और 2-4 भी गवर्नेंस दोनों इन्वॉल्व हैं। दूसरी बात हमने समझ ली, इंटरनल कंट्रोल्स एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते, रीजनेबल क्यों? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तीसरी चीज मुझे ये बताइए, क्या ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल, ये काम तो मैनेजमेंट का है, और हम एज ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस भी नहीं करते अपनी रिपोर्ट में, क्या हमें एज ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी चाहिए? इसका जवाब यस। क्यों? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होंगे, हमारा कंट्रोल रिस्क कम होगा, रिस्क कम होगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी कम। और अगर इसी तरह इंटरनल कंट्रोल वीक है, कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, तो प्रोसीजर भी ज्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमारे बढ़ जाते हैं। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करती है। पर दूसरा क्वेश्चन मेरा, क्या अंडरस्टैंडिंग हमें सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की ऑब्टेन करनी चाहिए, या सिर्फ उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जो रेलिवेंट टू ऑडिट है? बिल्कुल, हम अंडरस्टैंडिंग सिर्फ, हमें एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैनेजमेंट चाहे प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट में हो लॉस में हो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो सिर्फ लेना देना इस चीज से, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट सही शो हुआ हो, लॉस है तो लॉस सही शो हुआ। लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई, उससे भी नॉर्मली हमारा लेना देना नहीं है। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फैक्ट कर रहा है लॉ, तो फिर हमारे लिए रेलिवेंट है, वरना नहीं। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो हमारे लिए रेलिवेंट है। तो पहली चीज ये ध्यान में रखिएगा, पहले हमने इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन पढ़ ली, जिसमें हमें पता चला मैनेजमेंट के साथ 2 अल्फाज अहम है आपके लिए जो आगे मैंने यूज करने हैं। एक दोषावी गवर्नेंस का वर्ड है और दूसरा रीजनेबल एश्योरेंस। और फिर इसके बाद ये कंसेप्ट कि इंटरनल कंट्रोल अंडरस्टैंड करना हमारे लिए क्यों जरूरी है, रिस्क असेसमेंट करनी है हमने, और हमने सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं करनी। किसकी करनी है? सिर्फ रेलिवेंट टू ऑडिट, या जिसे समटाइम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। रेलिवेंट टू ऑडिट ज्यादा बेहतर लफ्ज है। चलिए, अच्छा मैनेजमेंट, अब आगे चलते हैं। डेफिनेशन पढ़ ली। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम बहुत से टॉपिक्स में पढ़ते हैं। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी मैनेजमेंट की और ऑडिटर की, फिर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी, सब्सिक्वेंट इवेंट में हमने स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी, रिलेटेड पार्टीज में हमने फ्रॉड में स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी कि मैनेजमेंट की क्या, ऑडिटर की। इसी तरह इंटरनल कंट्रोल में भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ने जा रहे हैं। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा अहम है, लेकिन पहले मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, ऑपरेट करेगी।
डिजाइन करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, ऑपरेट करेगी। डिजाइन का मतलब सोचना, भाई इस सिस्टम पे क्या कंट्रोल होना चाहिए। इंप्लीमेंट का मतलब रूल पास कर देना कि आज से इस सिस्टम में ये एक्टिविटीज पास होंगी। ऑपरेट का मतलब क्या है कि वो उसको इंश्योर करना कि वो कंट्रोल्स के ऊपर अमल हो रहा हो। मैनेजमेंट ये काम करेगी, ठीक है। दूसरी तरफ दोषावी गवर्नेंस मैनेजमेंट को सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन आपको याद है दोषावी गवर्नेंस मैनेजमेंट में अंधा एतमाद नहीं करते। उन्होंने एक अपना अलहदा से नॉर्मली डिपार्टमेंट बनाया होता है, जिस इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। ये जहन में रखिएगा, इस एक्टिविटी में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट शामिल नहीं है। लेकिन अगर दोषावी गवर्नेंस ये चेक करना चाहते हैं कि ये कंट्रोल सही तरीके से डिजाइन, इंप्लीमेंट, ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, तो दोषावी गवर्नेंस इंटरनल ऑडिट वालों को इशारा करेंगे, भाई इनके कंट्रोल्स को मॉनिटर करो, इनके कंट्रोल्स को मॉनिटर करो। देखो कि ये नहीं कि खुद कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेशन का हिस्सा बन जाओ, नहीं, सिर्फ देखो कि ये कंट्रोल सही तरीके से डिजाइन इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो बाद में एक लफ्ज आएगा मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, जहन में रखिएगा, उसका ताल्लुक मैनेजमेंट से नहीं है, उसका ताल्लुक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट से, दोषावी गवर्नेंस से। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो गई। 3 अल्फाज, डिजाइन, इंप्लीमेंट, ऑपरेट, लेकिन इसमें मॉनिटर का लफ्ज इंक्लूड नहीं करना, मॉनिटर का लफ्ज इंक्लूड नहीं करना। आगे चलते हैं, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर ने हर ऑडिट में अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करनी है, ये लाजमी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्टेन करना ये लाजमी है। फिर इसके बाद क्या करना है, अगर वो कंट्रोल स्ट्रांग है, इफ स्ट्रांग, अगर कंट्रोल स्ट्रांग है तो ऑडिटर ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी परफॉर्म करने हैं। यानी अगर अंडरस्टैंडिंग से पता चले ऑडिटर को कि कंट्रोल स्ट्रांग है, तो आगे चलने से पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने के बाद अगर कंफर्म हो जाए कि वाकई ही स्ट्रांग है, तो फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम हो जाते हैं। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, देखें टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करता है ना जब ऑडिटर, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। इसी तरह जब केस स्टडीज को अटेम्प्ट करेंगे ना एग्जाम लेवल की, उसमें 2 तरह के कंट्रोल्स आएंगे, याद रखिएगा। अब ये अगली बात इस कंसेप्ट के लिए अहम है, लेकिन ज्यादा टाइम इसलिए इस वजह से दे रहा हूं, केस स्टडी के लिए भी अहम है। जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग करेंगे, हमारे सामने 2 पॉसिबिलिटीज हैं। कुछ कंट्रोल्स हमें स्ट्रांग नजर आएंगे, कुछ कंट्रोल्स हमें वीक नजर आएंगे। ये जहन में रखिएगा, कुछ कंट्रोल स्ट्रांग होंगे, कुछ वीक होंगे। जो कंट्रोल स्ट्रांग है, जिन एरियाज के कंट्रोल स्ट्रांग है, उनको हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने हैं और फिर उसके बाद अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम कर देना। लेकिन जिनके कंट्रोल्स वीक हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं करने और सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ा देने, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ा देने, और क्या काम करना, लेटर ऑफ वीकनेस के जरिए से मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, अब ये केस स्टडी का पॉइंट है, गौर से सुनिएगा इसको। जब आपके सामने किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की केस स्टडी आएगी ना, जो कि सेल सिस्टम की भी हो सकती है, परचेज की भी, पेरोल की भी, कैश एंड बैंक की भी, इन्वेंटरी एंड फिक्स एसेट की भी, किसी भी सिस्टम की केस स्टडी आएगी, उसने आपको कंट्रोल एक्टिविटीज बता रहा होगा। क्या बता रहा होगा, कंट्रोल एक्टिविटीज। कुछ कंट्रोल स्ट्रांग होंगे, कुछ कंट्रोल्स वीक होंगे। हर केस स्टडी याद रखें, दुनिया का कोई ऐसा क्लाइंट नहीं है जिसके सारे के सारे कंट्रोल स्ट्रांग हो या सारे के सारे कंट्रोल वीक हो, कोई ऐसा क्लाइंट नहीं है, मिलती जुली सिचुएशन होती है। तो केस स्टडीज में भी 100% कंफर्म है, वो आपको किसी क्लाइंट का जब सिस्टम बताएगा, उसमें कुछ स्ट्रांग कंट्रोल होंगे, कुछ वीकनेस होंगे। बहुत अहम बात आगे बताने जा रहा हूं,
आपने फोकस किसके ऊपर करना है, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स के ऊपर के वीक कंट्रोल के ऊपर? डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। अगर रिक्वायरमेंट हो कि मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बताओ क्या करोगे इस सिचुएशन में, तो आपने स्ट्रॉन्ग के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि बहुत अहम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। जब कंट्रोल्स वीक हो टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं होते, जब कंट्रोल वीक हो टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं होते। और अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में हो कि आप वीकनेसेस आइडेंटिफाई कीजिए और मैनेजमेंट को रिकमेंडेशन दीजिए, वीकनेसेस आइडेंटिफाई कीजिए, मैनेजमेंट को रिकमेंडेशन दीजिए, अब आपने फोकस किसके ऊपर करना है, वीक के ऊपर। ये जहन में रखिएगा। फिर से सुन लीजिए, केस स्टडी में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल भी होंगे वीक भी होंगे, आपने किन के ऊपर फोकस करना है, रिक्वायरमेंट को सामने रख के। अगर रिक्वायरमेंट है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग। अगर रिक्वायरमेंट है रिकमेंडेशन टू मैनेजमेंट, वीकनेस आइडेंटिफाई करो, तो फिर वीक। ये जहन में रखिएगा, मिक्सचर होंगे, पक्की बात है, दोनों स्ट्रॉन्ग। आपने रिक्वायरमेंट को देख के फिर अपना माइंड सेट कर लेना, वीकनेसेस ढूंढनी है, मैंने स्ट्रॉन्ग ढूंढना है। क्लियर? अगर स्ट्रॉन्ग ढूंढने हैं तो वीकनेसेस को छोड़ देना है, अगर वीकनेसेस ढूंढनी है स्ट्रॉन्ग को छोड़ देना। हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस की बेस पे एक बात आपको बता दूं, ज्यादातर वो वीकनेसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर ज्यादातर क्वेश्चंस वीकनेसेस के ऊपर पूछता है। लेकिन बहरहाल हमने दोनों के लिए तैयार रहना। आगे चलते हैं। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। अगर अंडरस्टैंडिंग से उसे लगे कि कंट्रोल स्ट्रांग है, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना। और अगर उससे कंट्रोल्स वीक नजर आए तो डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करनी है, किसको, मैनेजमेंट। शाबाश। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो चीज नहीं है वो सुन लें। जैसे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम क्या करते थे, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये इंटरनल ऑडिट वालों का काम है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंट्रोल्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल या टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब ओपिनियन एक्सप्रेस करना नहीं है। ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए बहुत से डिटेल प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये हमने एक दो केस स्टडीज में भी शायद ये कंसेप्ट सीखा हुआ है कि ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता। फिर हमने जब ऑडिट के स्टार्ट में ये कंसेप्ट सीखा था कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ कमी बेशी रह ही जाती है। किन रीजंस की वजह से रह जाती है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की वजह से। उसी तरह इंटरनल कंट्रोल में भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जा सकती, कुछ ना कुछ कमी बेशी रह ही जाती है। किस वजह से, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इसलिए एग्जाम में जब इनहेरेंट लिमिटेशन का क्वेश्चन आएगा फौरन खुश नहीं होना, आपने पहले क्या करना है, देख लेना है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। फौरन डिसीजन नहीं करना स्टूडेंट, चूंकि पहले जो कंसेप्ट पढ़ा होता है ना वो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट का होता है। तो जब कभी इनहेरेंट लिमिटेशंस आती हैं जहन में सिर्फ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट ही आता है कंसेप्ट। लेकिन आज से आपके जहन में ये कंसेप्ट बैठना चाहिए कि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल भी होती हैं। भाई वो क्या होती है, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट तो याद है ना हमें, या सुना है? चलें कोई बात, एक दफा रिवाइज करने वाला कह दें सर, एक दफा रिवाइज करने, रिवाइज कर, बिल्कुल ठीक है, रिवाइज करके सुना दीजिएगा। इनहेरेंट लिमिट, अच्छा याद करने वाला, ऐसे ना, तुम्हारा पहला चैप्टर था। इंटरनल कंट्रोल्स की लिमिटेशंस क्या हैं ये सुन लीजिए। पहला, ह्यूमन कहता है इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करते हैं इंसान। इंसान खता का पुतला, गलती हो सकती है, हो सकता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए कहीं पे टिक करना भूल जाए, ठीक है, या किसी महीने उसकी तबीयत खराब हो सकती है, उस महीने हो सकता है उसने रिकंसिलिएशन नहीं बनाई, ह्यूमन एरर। दूसरा, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, ये हमने स्टडी किया था। कंट्रोल्स नॉर्मली चाहे परफेक्ट क्यों ना चल रहे हो, रिस्क जरूर होता है मैनेजमेंट ओवरराइड। और ये क्या था, ये रिस्क किस तरह की एंटिटी में होता है, एवरी एंटिटी। याद है केस स्टडी जिसमें उसने कहा था नहीं नहीं पहले 10 साल काम ठीक चलता रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कहा है ना,
लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। कहता है क्लास में बैठ के तो ये कहना कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए बड़ा आसान है, प्रैक्टिकली जब आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करने जाएंगे ना तो आपको उसके लिए ज्यादा स्टाफ हायर करना पड़ता है, जिससे ज्यादा सैलरी पे करनी बढ़ती है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पॉसिबल नहीं। आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में पीआईए पीटीसीएल में जाके तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें स्मॉल स्टाफ की वजह से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पॉसिबल नहीं है। और आपको याद होगा एक केस स्टडी में उसने कहा था कि प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, मिस्टर स्मार्ट था शायद, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आधा स्टाफ उसने जॉब से निकाल दिया। उसने पूछा इसका क्या इफेक्ट है, हमने कहा भाई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ना होने की वजह से कंट्रोल्स वीक हो गए। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ना होना। और अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हो भी, अच्छा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सेग्रीगेशन ड्यूटीज होती है लेकिन उसके बावजूद फ्रॉड होते हैं, क्यों? लोग मिल जाते हैं जिनको एक दूसरे का काम चेक करने के लिए बिठाया था वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। कोलिजन, इंटरनल कंट्रोल फर्क। बाज़ औक़ात किसी कंट्रोल के इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट ज्यादा होती है और उसका फायदा कम होता है। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको केस स्टडीज दूं और साथ में रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन भी दूं, नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं भला? केस स्टडी के क्वेश्चन कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन कहते हैं सर रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा लगता है और सीखने को इतनी ज्यादा चीजें नहीं होती, वो तो हम जबानी रटा लगाने फिर भी पता चल जाती है। लेकिन केस स्टडी सॉल्व करते हुए ना सिर्फ ये कि केस स्टडी की प्रैक्टिस हो जाए बल्कि वो कंसेप्ट जो है वो भी रिवाइज हो जाता है। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। जिस तरह आप स्टूडेंट लाइफ में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं ना कि हर काम करने से पहले देख लें उसकी कॉस्ट कितनी है, बेनिफिट ज्यादा है तो फिर करना वरना नहीं। मैनेजमेंट भी उसी तरह हर इंटरनल कंट्रोल्स को अप्लाई नहीं करते, वो देखते हैं कि किन कंट्रोल्स की कॉस्ट ज्यादा है और किन की कम। अगर कॉस्ट ज्यादा हो बेनिफिट कम हो, हालांकि छोटा मोटा नुकसान होता रहता है, छोटा मोटा नुकसान होता रहता है इंटरनल कंट्रोल्स के ना होने की वजह से, लेकिन मैनेजमेंट के लिए वो क्योंकि उसको इंप्लीमेंट करें। एक बैंक अकाउंट ऐसा है हमारा जिसमें करोड़ों लाखों की ट्रांजैक्शन है, दूसरे में चंद सौ की ट्रांजैक्शन होती हैं। ठीक है, हम अगर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं तो दोनों पे हमें 25-25, 30-30 हज़ार वाला बंदा रखना पड़ेगा। मैनेजमेंट क्या करते हैं? मैनेजमेंट कहती है कि भाई लाखों करोड़ों वाले पे बना लो, बस सैकड़ों की रिकंसिलिएशन के लिए 25,000 खर्च करने की का, वो 200-400 का फ्रॉड ही होगा ना, एरर होगा ना, कोई नहीं, वो बर्दाश्त कर लेंगे, महीने का 25,000 बर्दाश्त। तो थोड़ी थोड़ी इसका मतलब है एरर्स होंगे जरूर 200, 400, 350 के, लेकिन वो इतना बड़ा मसला नहीं। नॉन रूटीन नॉर्मली इंटरनल कंट्रोल्स रूटीन ट्रांजैक्शन पे तो अप्लाई किए जाते हैं, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन पे अप्लाई नहीं। आपको सेल ऑफ इन्वेंट्री पे कंट्रोल्स मिलेंगे, सेल ऑफ फिक्स एसेट पे नॉर्मली कंट्रोल नहीं होंगे। परचेज ऑफ इन्वेंट्री पे मिलेंगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट पे नॉर्मली कंट्रोल, क्योंकि कभी कभार होने वाली ट्रांजैक्शन। ठीक, तो ज्यादातर कंट्रोल्स रूटीन ट्रांजैक्शन पे बेस कर, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल नहीं बनाए जाते। एक ट्रांजैक्शन जो महीने में 1-2 दफा होनी है फिक्स एसेट की, उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करेंगे, परचेज डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करेंगे, क्या एग्जिस्टिंग सेल परचेज वाले से कहेंगे यार तुम भी काम करते जाओ। वो सेल वाला कहेगा सर मुझे तो एक ही एंट्री आती है, डेटर्स डेबिट सेल्स, कैश डेबिट सेल्स, हम कहेंगे चलो यही कर देना। फिक्स एसेट भी बिके तो यही, एंड पे ऑडिटर आएगा वो एंट्री ठीक करा देगा। तो ये नॉन, क्योंकि लैदा से नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन कभी कभार होती है ना, उनके लिए पूरा सेटअप स्टैब्लिश कर देना कॉस्टली होगा। जजमेंट्स, ये तो हमने ऑडिट की लिमिटेशन में भी पढ़ा था कि जजमेंट्स को वेरीफाई करना। तो इसी तरह बहुत से कंट्रोल्स ऐसे होते हैं जो जजमेंट पे बेस कर रहे होते हैं और जजमेंट में भी। ये कुछ रीजंस हैं किस चीज के? इंटरनल कंट्रोल के इनहेरेंट लिमिटेशंस की। एक दफा फिर से बढ़ के मुझे बताने कोई मुश्किल है तो मैं दोबारा डिस्कस करूंगा। कोलिजन का मतलब है मिलजुल के फ्रॉड करना। जब लोग, जिन लोगों को कंट्रोल्स के लिए बनाया हुआ था वही मिल जाएंगे।
अच्छा, सरकमवेंटेड इंटेंशनली थ्रू कोल्यूजन, ये अल्फाज लिखे। सरकमवेंट का मतलब होता है बाईपास करना, बाईपास करना। लोग जब एक हमने बंदा बिठाया था, भाई तूने कैश सेविंग पे बैठना है, दूसरे को कहा तुमने जो भी कैश है रिकॉर्ड करते जाना है। अगर दोनों ने बाईपास नहीं किया, कोल्यूजन नहीं किया, कैश रिसीव करने वाले ने पैसे जेब में डाले, डे एंड पे पकड़ा जाएगा। कैसे? रिकॉर्ड का कलेक्शन के साथ, कलेक्शन कम होगी, रिकॉर्डिंग ज्यादा होगी, पकड़े जाएंगे। लेकिन अगर रिकॉर्डिंग वाला इशारा कर दे, भाई ये रिसीविंग वाला रिकॉर्डिंग वाले को, ये 1000 रुपया मैंने साइड पे किया है, तुम इसकी एंट्री ना डालना, डे एंड पे दोनों 500 कर ले। क्या? सरकमवेंट किया, बाईपास किया, ब्रेक किया कंट्रोल्स को। कैसे किया? थ्रू कोल्यूजन। क्लियर? आगे चलते हैं। ये क्या अगर इंटरनल कंट्रोल बेहतरीन हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को ओमिट किया जा सकता है? ये तो हमने केस स्टडी भी की थी, वो शायद सईद वाली थी, जिसमें उसकी टीम कहती थी कंट्रोल बहुत अच्छे हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर को गोली मारते हैं। उन्होंने कहा ना ना भाई, सोचना भी ना। क्यों? सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिक्वायर्ड हैं, 2 रीजंस की वजह। इंटरनल कंट्रोल जितने मर्जी स्ट्रांग हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर जरूर परफॉर्म करने हैं। क्यों? पहली रीजन आईएसए रिक्वायर करते हैं, और दूसरा कंट्रोल जितने मर्जी स्ट्रांग हो, इनहेरेंट लिमिटेशन जरूर होती है उसमें। तो एग्री करते हैं किस चीज से? के सब्सटेंटिव प्रोसीजर जरूर परफॉर्म करने चाहिए। क्लियर? अभी तक के डिस्कशन में हमने क्या सीखा? हमने इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन सीखी, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी, मैनेजमेंट की क्या है, ऑडिटर की क्या है, हमने लिमिटेशन सीखी इंटरनल कंट्रोल की, और एक छोटा सा कंसेप्ट कि कंट्रोल्स जितने मर्जी स्ट्रांग हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर जरूर परफॉर्म करें। ठीक। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप फर्ज कीजिए कि किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, किसी भी कॉलेज में, कोई भी एडमिशन, जो अहम चीज है उसके ऊपर फोकस। आप उस कॉलेज में एडमिशन के लिए सबसे ज्यादा किस चीज को सामने रख के फैसला करेंगे? अच्छा, ऐसे अगर करेंगे ना तो क्लास 6 बजे तक चलेगी। यानी फैकल्टी को, टीचिंग को सबसे अहम डिसीजन मेकिंग फैक्टर ये होगा। लेकिन क्या सिर्फ फैकल्टी को देख के डिसीजन, या दूसरी चीजों को भी कंसीडर करते हैं? दूसरी चीजों को, भाई हमारे हॉस्टल से डिस्टेंस कितना है, ये भी उधर फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी की फैसिलिटी है कि नहीं, टेस्टिंग सिस्टम कैसा है, कैंटीन वगैरह, कभी पढ़ते पढ़ते थक गए, चाय पीने के लिए कैंटीन, नमाज के लिए जगह है, करीब कोई मस्जिद है कि नहीं, इस तरह के बहुत, भाई एग्री करते हैं। एक फैक्टर होगा आपका सबसे अहम, लेकिन डिसीजन करते हुए आप सिर्फ उस एक फैक्टर को नहीं, और भी बहुत से फैक्टर्स को सामने रखेंगे, फिर ओवरऑल स्कोर या रैंकिंग करेंगे उस कॉलेज की। ऐसे ही है। उसी तरीके से जब हमने क्लाइंट के किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना होता है, उसके बारे में ओवरऑल रैंकिंग देनी होती है, ये स्ट्रांग है या वीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर डिसीजन नहीं कर लेते। नो डाउट वो चीज सबसे ज्यादा अहम है, वो है हमारी कंट्रोल एक्टिविटीज, जिसकी एग्जांपल मैं शुरू से आपके साथ शेयर करता रहा हूं। कंट्रोल एक्टिविटीज, कंट्रोल एक्टिविटीज क्या? ऑथराइजेशन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ठीक है, रिकंसिलिएशन। ये याद रखिए, पूरा इंटरनल कोई भी सिस्टम होता है ना, सिस्टम, उसके आगे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। आपने अगर कभी आईटी पढ़ी हो तो उसमें बेसिक कंसेप्ट होता है आईटी सिस्टम में क्या चीजें शामिल है, तो उसमें सिखाते हैं आईटी सिस्टम में हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, और डाटा भी है। तो कोई भी सिस्टम सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, उसमें और भी चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें। तो हम जब कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो इससे मुराद सिर्फ हमारी कंट्रोल एक्टिविटीज नहीं होती, बल्कि कुछ और एलिमेंट भी होते हैं। वो एलिमेंट इतने ज्यादा अहम नहीं है, लेकिन बाहर एलिमेंट होते हैं, हमने स्टडी करने हैं।
तो एक जो कंप्लीट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसके 5 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स? 5 एलिमेंट्स। अच्छा, ये सिर्फ सुनने वाला और समझने वाला है। ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। सीक्वेंस के साथ आप पढ़ते जाएंगे, समझ आती जाएगी। मेन कंसेप्ट क्या है? एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। पहली चीज क्या बताई? 5 एलिमेंट होते हैं जिनसे पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनता है। यानी जब हमने ओवरऑल कंक्लूजन देना ना कि कंट्रोल स्ट्रॉन्ग के वीक, तो 5 एलिमेंट्स को सामने रखना। पहला एलिमेंट कंट्रोल इन्वायरमेंट, दूसरा एलिमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तीसरा एलिमेंट एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, चौथा एलिमेंट कंट्रोल एक्टिविटीज, चौथा एलिमेंट कंट्रोल एक्टिविटी। पहला कौन सा था? कंट्रोल एनवायरनमेंट। ये कौन सा है? इसका मतलब है कंट्रोल एनवायरनमेंट अलग एलिमेंट है, कंट्रोल एक्टिविटीज अलग एलिमेंट है। पांचवा एलिमेंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। 5 एलिमेंट है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कितने एलिमेंट? 5 एलिमेंट। अब इनके बारे में पहले मैं आपको ब्रीफली समझा दूं। जो किताब में लिखा है वो तो हम लिख पढ़ लेंगे, पहले ब्रीफली बता दूं इसके बारे में है क्या। कंट्रोल एनवायरनमेंट है बेसिकली ओवरऑल स्ट्रक्चर। देखें, अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक एसी बाय करते हैं, एसी की वर्किंग किस तरह से ये किस काम करेगा, ये कितना अच्छा काम करेगा, वो इसके अपने स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। मटेरियल क्या यूज हुआ, इसके अंदर एक्टिविटीज क्या हैं, उस पर तो डिपेंड करता ही करता है। एक और चीज पे डिपेंड करता है जिसका ताल्लुक उसके स्ट्रक्चर से नहीं है, वो एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर का टेम्परेचर क्या है? बाहर का टेम्परेचर अगर कूल है उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, बाहर का टेम्परेचर वार्म है, गर्म है, तो उसका परफॉर्मेंस कम होगी। वही सिस्टम उठा के आप मरी में ले जाए, वही सिस्टम उठा के मुल्तान में ले जाए, दोनों की परफॉर्मेंस फर्क होगी। इसीलिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर घुसने से पहले आपने देखना है इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है जिसमें ये ऑपरेट कर रहा है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? डायरेक्टर्स की छतर छाया, उसके अंडर ही काम करना है ना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ने। क्या डायरेक्टर्स का एटीट्यूड टुवर्ड्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है? क्या वो पॉजिटिव एक्शन लेते हैं? क्या उन्होंने बजट्स वगैरह अप्रूव किए हैं ज्यादा स्टाफ के लिए? क्या उन्हें जो रिकमेंडेशंस आती हैं मैनेजमेंट की तरफ से उनकी इंप्लीमेंटेशन की अप्रूवल देते हैं? क्या वो खुद भी उन कंट्रोल्स पे अमल करते हैं जो उन्होंने बनाए हैं या मैनेजमेंट ने बनाए हैं? क्योंकि मैनेजमेंट की एक थ्योरी थी, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं स्टडी की थी कि जो फॉलोअर्स होते हैं ना वो अपने लीडर्स को कॉपी करते हैं। तो अगर डायरेक्टर्स का इंटरनल कंट्रोल की तरफ एटीट्यूड एक्शन अच्छा है तो वो अगर उसके ऊपर अमल करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होगी, जो लोअर एम्प्लॉयज होंगे, वो भी उसके ऊपर अमल कर रहे होंगे। और अगर डायरेक्टर्स की तरफ से सपोर्ट नहीं होगी तो मैनेजमेंट भी उसके ऊपर, भाई अगर आने से पहले कंपनी प्रेमिसेस में दाखिल होने से पहले ये मल्टी कंपनी में आप जाएंगे ना, उसमें प्रैक्टिस होती है, वो आपकी गाड़ी की चेक करते हैं कि आते हुए भी जाते हुए भी कि कोई ऐसी चीज़ अंदर आ जाता। और हर चीज़ अगर आपने लानी है ना, अपना लैपटॉप वगैरह भी उसकी एंट्री करवानी पड़ती है। अगर सीईओ आ रहा है और वो अपनी गाड़ी की चेकिंग करवा रहा है, क्या सीएफओ की हिम्मत होगी ये कहने की कि मेरी गाड़ी की चेकिंग कोई ना करे? नहीं। लेकिन अगर सीईओ अपनी गाड़ी की चेकिंग नहीं करवा रहा, सीएफओ भी कहेगा भाई अफसर बंदा हो, मेरी गाड़ी क्यों चेक कर रहे हो? गार्ड को कहेगा भाईजान गाड़ी चेक करिए, करीब भी आए ना नौकरी से निकाल दूंगा। ये है सपोर्ट कंट्रोल एनवायरनमेंट, इसी चीज का नाम है। लिखा क्या है उसके अंदर वो पढ़ लेंगे आप, वो पॉइंट्स लिखे हैं याद भी कर लेंगे, लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है कंट्रोल एनवायरनमेंट का, कि एटीट्यूड टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या है टुवर्ड्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फिर इसके बाद बाकी चीजें इंटरकनेक्टेड। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना है ना, सबसे पहले मैनेजमेंट ने डिसाइड करना होता है किस इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंट्रोल इंप्लीमेंट करें।
वैसे तो आपके ख्याल में हर सिस्टम, हर ट्रांजैक्शन, सेल्स का भी, परचेज का भी, रिपेयर का भी, हर ट्रांजैक्शन पे इंटरनल कंट्रोल्स बिल्ट होने चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली मैनेजमेंट ने पहले डिसाइड करना होता है कि हमारे पास पैसे कम हैं, कंट्रोल्स अप्लाई करने हैं, लेकिन फिर इस साल हम कुछ एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल अप्लाई करेंगे, कुछ पे नहीं। किन पे अप्लाई करें? तो मैनेजमेंट ने पहले डिसाइड करना होता है उस इंफॉर्मेशन सिस्टम पे जो रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैनेजमेंट का पहला डिसीजन ये होता है इंटरनल कंट्रोल्स में कि हमने कौन कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम पे कंट्रोल अप्लाई करने, हमने कौन कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम पे इंटरनल कंट्रोल्स अप्लाई करने हैं। या हमारे सिलेबस की हद तक कितने हैं? 5। ठीक है, सेल, परचेज, पेरोल, कैश एंड बैंक को मैं इकट्ठा नॉर्मली एक ही समझता हूँ, आप 2 करना चाहे कर ले। इन्वेंट्री और फिक्स एसेट को मैं एक ही गिनता हूँ, सॉरी हाँ एक ही गिनता, आप 2 करना चाहे कर सकते हैं इन पे। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुराद क्या है? एरिया। इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मुराद है? एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस पे कंट्रोल्स अप्लाई करने हैं। मैनेजमेंट पहले ये डिसाइड कर लिया, फिर क्या किया? फिर देखा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के जरिए से। अच्छा अब देखें, ये कंट्रोल्स मैनेजमेंट का है, तो इसमें हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ वाला? रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। ये ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स नहीं है, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है। क्योंकि इसमें क्या करती है? एंटिटी देखती है हमारे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सेल्स है, परचेज है, इसमें क्या रिस्क है, क्या क्या गलतियां, क्या क्या मसले मसाइल, क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या किया जाता है? देखा जाता है सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सी हैं जिनके ऊपर हमने लाजमी कंट्रोल्स अप्लाई करवाने हैं। एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में क्या किया जाता है? रिस्क आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि इस सेल सिस्टम में क्या क्या रिस्क है, क्या क्या गलती हो सकती है, परचेज सिस्टम में क्या क्या रिस्क है, क्या क्या गलती हो सकती है। और जब इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं कि सेल्स है ना, सेल्स में एक रिस्क है कि क्रेडिट सेल करनी पड़ती है, तो किसी ऐसे पुअर कस्टमर को क्रेडिट सेल ना कर दें जो बाद में पैसे ना दे सके, हमारे बैडर। रिसीव इन्वेंट्री, परचेज सिस्टम है तो उसमें रिस्क है कि कहीं ऐसी इन्वेंट्री ना हम रिसीव कर लें जो खराब है या हमारे ऑर्डर के मुताबिक नहीं थी। ठीक है, पेरोल सिस्टम है तो उसमें रिस्क है कि जो सैलरी बनती है गलत कैलकुलेशन ना उसकी हो जाए और ज्यादा सैलरी ना पे हो जाए। हर सिस्टम में कुछ ना कुछ रिस्क है। पहले हमने डिसाइड करना होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन कौन से ऐसे हैं जिन पे कंट्रोल्स अप्लाई करने हैं। फिर हर एक सिस्टम में देखते हैं इसमें रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, और फिर जितने रिस्क होते हैं हर रिस्क का कंट्रोल अप्लाई करते हैं। वेयर देयर इज ए रिस्क देयर शुड बी ए कंट्रोल। वेयर, ये पूरी दुनिया का यूनिवर्सल रूल है, सिर्फ ऑडिट तक नहीं, हर जगह पे। वेयर देयर इज ए रिस्क देयर शुड बी कंट्रोल। तो एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस से क्या निकलेगा? रिस्क। और फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है? उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल। अच्छा मुझे बताइए, मैंने पहला रिस्क क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? रिस्क कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल का एलिमेंट है। सेल्स का क्या? पुअर क्रेडिटर। तो इसमें ये रिस्क है पुअर कस्टमर को सेल ना हो जाए, जो वापस ना आ सके। तो इसमें मैनेजमेंट ने कंट्रोल क्या सोचा होगा? क्या कंट्रोल है? क्या आइडिया? ऐसा करते हैं जो भी आके उधार माल मांगे ना, पहले हम एक डिपार्टमेंट को कहेंगे इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, मार्केट में कितने अरसे से दुकान चला रहा है, किस लेवल का काम कर रहा है, दूसरे लोगों के साथ इसकी डीलिंग क्या है, इसकी क्रेडिट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक क्रेडिट लिमिट सेट कर दो इसकी हैसियत के मुताबिक कि इस बंदे को 5 लाख तक का माल उधार बेच सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं बेचना। ये उधार सेल करने से पहले इन्वेस्टिगेशन करना और क्रेडिट लिमिट सेट करना,
ये क्या है? यही है कंट्रोल एक्टिविटी, यही है कंट्रोल एक्टिविटी। दूसरा रिस्क की एग्जांपल क्या दी थी? परचेज की, कि जो माल आएगा वो हो सकता है अच्छी पुअर क्वालिटी का हो, या जो हमने ऑर्डर के मुताबिक ना सोचा, इसका क्या कंट्रोल होना चाहिए? क्या कंट्रोल होना चाहिए? हाँ शाबाश, एग्जैक्टली यही। ये देखा आपने अपनी कॉमन सेंस ऑडिट का, और अभी मैंने पढ़ाया भी नहीं, आपने खुद बताया कि रिसीविंग एंड के जब माल आ रहा होगा, जब ट्रक अनलोड हो रहा होगा, तो उधर एक बंदा हमारा परचेज ऑर्डर की कॉपी लेके खड़ा होगा। वो कहेगा देखो क्या है, चीजों की दो चीज, क्वांटिटी क्वालिटी, ये दोनों मैच करें। अगर तो ठीक है फिर उसे अंदर आने देगा, वरना कहेगा वापस ले जाओ। ये एक कंट्रोल है जो हमें पुअर इन्वेंट्री से बचाएगा। तो इसी तरह हर रिस्क में याद रखिए, मेन असूल याद रखना, किताबों में नहीं लिखा हुआ, वेयर देयर इज ए रिस्क देयर शुड बी ए कंट्रोल, और कंट्रोल होता है कंट्रोल है। अच्छा, मैनेजमेंट ने कहा कंट्रोल एक्टिविटी बना के इन भाईजान को दे दी, ए भाईजान तूने क्रेडिट लिमिट सेट करनी है, सारे जितने भी नए कस्टमर क्रेडिट कस्टमर आएंगे क्रेडिट लिमिट, ए भाईजान आपने जब कभी भी कोई सामान आएगा ना सप्लायर से, परचेज ऑर्डर के साथ मैच करना है, मैच हो तो फिर उसको इन्वेंट्री वाले को भेजना पड़ना। कंट्रोल एक्टिविटी बना दी, उसके बाद सारे अपने घर जाके सो जाए, पता नहीं है काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, जैसा हंस रहा है अभी, काम सुन के हंस रहा है, तो पता चल गया ये कैसा काम। क्या मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि नहीं? मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। और एक चीज याद रखिए, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जिस चीज की मॉनिटरिंग नहीं होगी वो चीज अल्टीमेटली जीरो हो जाएगी। आपको केस स्टडी की असाइनमेंट देते रहे हैं, असाइनमेंट देते रहे, मॉनिटरिंग होती रही है कि नहीं? उसकी मॉनिटरिंग होती रही, मॉनिटरिंग होती रही है, इसके बावजूद आप डंडी मारते रहे। अगर हम असाइनमेंट चेक ना करते, खुद सोच के बताइए, असाइनमेंट चेक ना करते, सिर्फ असाइनमेंट दे दी, उसके बाद आगे कभी चेक नहीं की, सिर्फ असाइनमेंट दे दी, कभी चेक नहीं की, कभी आप करते काम? नेचुरल है, नहीं करते। इसीलिए मॉनिटरिंग कंट्रोल्स की जरूरी है। तो ये मैंने आपको 5 एलिमेंट बता दिए। इसमें सबसे अहम एलिमेंट कौन सा है? कंट्रोल एक्टिविटीज, जिसको हमने आगे, अब ये हमारे यहां तक हमारे लेक्चर का पहला हिस्सा, अभी ब्रेक हुई नहीं, अभी 5-7 मिनट में कुछ और डिटेल पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, लेकिन ओवरव्यू दे दिया। इंटरनल गौर से सुनिए, चाय पकड़ी है, गौर से सुनिए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के 5 है। अब सुन लीजिए, एग्जाम में इस कंसेप्ट को कैसे टेस्ट कर सकता है, ये सुन लें। जो ये कंसेप्ट है ना, ये इसमें वो ज्यादातर लिमिटेशंस ये पूछता है। केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में ये पूछता है। केस स्टडी ना इसमें टेस्ट करता है ना इसमें टेस्ट करेगा। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल टेस्ट कर, हाँ केस स्टडी टेस्ट नहीं कर, लेकिन किसी केस स्टडी में इस कंसेप्ट को यूज कर सकता है पार्शली। जैसे मैंने आपको बताया, आगे चल के वो जो केस में कहता है कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है, वो रिक्वायरमेंट अगर हो कि वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो, तो हम वीक के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हाँ, और एक केस स्टडी में उससे पूछा था क्या आइटन इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, तो 1-1-2 नंबर के साथ शायद कुछ, वरना रिप्रोडक्शन में नहीं। तो ये केस स्टडी के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट के तौर पे टेस्ट हो सकता है, ये रिप्रोडक्शन में हो सकता है। इसमें क्या पूछ सकता है? पहली चीज, वो आपको में से कोई से 2 या एक एलिमेंट को कह सकता है एक्सप्लेन करो। खास तौर पे वो जिन एलिमेंट्स को कहता है ना एक्सप्लेन करो, वो कंट्रोल एनवायरनमेंट और कंट्रोल एक्टिविटीज हैं,
क्योंकि दोनों में लफ्ज कंट्रोल आता है, स्टूडेंट उसको मिस क्लासीफाई कर देते हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट पूछे वो कंट्रोल एक्टिविटी बता देते हैं, कंट्रोल एक्टिविटी पूछे। अच्छा कंट्रोल एक ये चलिए, तो आपसे कोई एक या दो एलिमेंट देके पूछेगा इसको एक्सप्लेन कर दो, या ये कंट्रोल एनवायरनमेंट, इसके ऊपर छोटी सी केस स्टडी आई कैप ने कभी नहीं बनाई, लेकिन दूसरी एग्जामिनेशन बॉडीज में उन्होंने बनाई है, क्योंकि उनका कहना ये होता है और बात उनकी बड़ी लॉजिकल है उनका। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर कंसेप्ट समझ आया आपको, आपने किसी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है तो कंट्रोल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि कंट्रोल एक्टिविटीज को? गलत, दोनों को करना, दोनों को करना। पहले किसको करना है क्वेश्चन? अच्छा उसने बात बड़ी अजीब लिखी हुई, उसने कहा अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट स्ट्रांग हो ना तो आप बाकी के एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करो, अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक है बाकी एलिमेंट्स को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। जैसा लीडर होता है ना, लीडर वैसे अवाम होते हैं, वैसे अवाम होते हैं। एक दो जैसे टीचर वैसे। अच्छा ये बात बिल्कुल ठीक है, मजे की 2 मिनट दें तो एक आप ना मैं बताता हूँ, एक वैसे सजेशन दे रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी करना तो आपने खुद जो दिल में आएगा। जब आप कैफ क्वालिफाई करेंगे ना उसके बाद आपने एक डिसीजन करना होगा किस फर्म में जाए, ये सेलेक्ट इंडियन इंडस्ट्री में जाए। ये सिलेक्शन करने के लिए आप बहुत से फैक्टर्स को कंसीडर करना भी चाहिए। मैं उस किसी फैक्टर को नहीं कह रहा कि करना चाहिए, लेकिन एक फैक्टर ऐड कर रहा हूँ, इसको ज़रूर कंसीडर कीजिएगा कि जिस जगह पे आप काम करने के लिए वहाँ का कल्चर कैसा है। ये बात कंफर्म है, जिस तरह का कल्चर होगा ना आप वैसे ही बाहर निकलेंगे बन के। अगर वहाँ पे गालम गलोच का कल्चर होगा ना, कुछ फर्म में होता है सुना मैंने गालम गलोच का, तो आप भी गालम गलोच के आदी होंगे सारी जिंदगी उसी कल्चर। देखिए मैं आज मुझे 12 साल हो गए हैं, आर्टिकल्स मेरे ख़त्म हुए, ठीक है 12-13 साल हो गए, उससे भी ज़्यादा। आज तक फर्म की आदतें बढ़ी हुई हैं, बाज़ औक़ात तो वो अल्फाज बोला, हालांकि फर्म में सिर्फ 4 साल गुजारे हैं, उसके बाद 12-13 साल हो गए, लेकिन तो वो जो 4 सालों की ट्रेनिंग होती है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए डिसीजन करते हुए कल्चर को ज़रूर जहन में रखें, ख़ास तौर पे उसमें ये जो कल्चर होता है ना प्रेशराइज करने का, जिसमें सीनियर अपने आप को कोई सुपरमैन समझता हो, आपसे सुपीरियर समझता हो। देखिए सीनियर होना और है, सीनियर सुपीरियर नहीं होते, ठीक है। सीनियर ठीक है रिस्पेक्ट करनी, सुपीरियर गलत किस्म की प्रैक्टिसेस हो रही है, बिला वजह लेट सीटिंग हो रही है। तो इसमें चाहे वो फेमस फर्म क्यों ना हो, कोशिश कीजिएगा उसमें ना जाए, वरना एक अच्छी फर्म का नाम टैग तो साथ लग जाएगा आपके, लेकिन वो चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी का है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उसी चीज़ों के मुताबिक सारी ज़िंदगी अमल कर रहे होंगे। बहरहाल तो ये एग्जाम्पल मेरे जहन में इस वजह से ही कंट्रोल एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि कंट्रोल एनवायरनमेंट तो आपने ये देखना है कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है हमारे क्लाइंट का। स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कंट्रोल एनवायरनमेंट फारग है, आगे जाओ ही नहीं के सर। जिस फर्म का फॉर एग्जांपल पार्टनर ही ऐसा है, वो लेट सीटिंग करता है, ठीक है, वो आता ही लेट है, लेट बैठता है, और उसका एथिकल बिहेवियर अच्छा नहीं है, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाकी लोगों का बिहेवियर क्या होगा? वो भी उसको ही फॉलो कर रहे हैं, उसी के मुताबिक हो। हमें बाकी लोगों को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, पार्टनर को स्टडी कर लिया काफी है। हाँ अगर पार्टनर का बिहेवियर अच्छा है फिर आगे देखेंगे कि नीचे लोगों का किस तरीके से बिहेवियर या एटीट्यूड है। ये फॉर्म में जाने से पहले पता कैसे चलेगा? अपने सीनियर से पूछें, अपने टीचर से पूछें। जो आपके टीचर्स होते हैं ना उनको पता होता है, खास तौर पे ऐसे टीचर्स जो CFAB को, क्योंकि उनके पास, मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, मेरे पास मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, इस अटेंड में नहीं पढ़ा रहा, वो उनके पास चूंकि फॉर्म से उठ के सारे स्टूडेंट आ रहे होते हैं तो वो अपने मसले मसाइल भी डिस्कस करते हैं, तो उनके साथ मशवरा करें या अपने सीनियर के साथ मशवरा बेहतर। बहरहाल तो इसमें हमने क्या करना है, कंट्रोल एनवायरनमेंट में हमने क्या देखना है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ दो शार्पिक गवर्नेंस। दो शार्पिक गवर्नेंस कंट्रोल सिस्टम में इन्वॉल्व है, पार्टिसिपेशन करते हैं,
कंट्रोल एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग, वरना वीक। मैनेजमेंट इंटेग्रिटी को शो कर रही है, ज्यादा एग्रेसिव नहीं, झगड़े वाली, गालम गलोच वाली नहीं, ऐसे नहीं कहती। एग्रेसिव मैनेजमेंट क्या है? एक तो ये है ना कि भाई आज काम खत्म करके जाना है वरना घर नहीं जाना, तो ये भाईजान क्या करेंगे, शाम को किसी तरीके से भी हो काम खत्म कर ही लेंगे ना, खत्म कर लेंगे। तो अगर मैनेजमेंट कहे कि अगर आपने ये टारगेट अचीव नहीं किया आपको जॉब से निकाल दिया जाए, ये है एग्रेसिव मैनेजमेंट। एग्रेसिव मैनेजमेंट करेंगे तो कंट्रोल्स को बाईपास करेंगे लोग फिर उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। कमिटेड मैनेजमेंट को कमिटेड टू कॉम्पिटेंस होना चाहिए, कॉम्पिटेंस के बेस पे हायरिंग फायरिंग प्रमोशन के डिसीजन हो, पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स के बेस में ना हो। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एप्रोप्रिएट हो, हायरिंग फायरिंग अच्छे तरीके से पूरी पॉलिसीज हो उनके मुताबिक, सिफारिश की बेस पे नहीं। नो टॉलरेंस ओवर पेटी थेफ्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो कंट्रोल, सबसे पहले किसी भी जगह जाना है आपने, सबसे ये स्ट्रॉन्ग है आगे चलेंगे, ये वीक इधर फा। इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट फर्ज कीजिए स्ट्रॉन्ग है। अब क्या करना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इसमें क्या सारे के सारे ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल डेवलप करना है या सिग्निफिकेंट पे? सिग्निफिकेंट कौन कौन सी हैं हमारे सिलेबस की हद तक? सेल्स, परचेज, पेरोल, कैश एंड बैंक। हम जैसे एक सिस्टम वन बाय वन स्टडी करेंगे ना, सेल्स सिस्टम को स्टडी करना है, क्या करेंगे हम देखेंगे क्या प्रोसीजर है टू इनिशिएट प्रोसेस रिकॉर्ड एंड पोस्ट ट्रांजैक्शन, और हर में रिलेटेड काउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या मेंटेन हो रहे हैं, रिलेटेड काउंटिंग रिकॉर्ड, इन दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूं इकट्ठा। इसमें यह कह रहा है कि किसी भी सिस्टम जिसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है ना, आप देखिए उसमें एक्टिविटीज क्या परफॉर्म हो रही है, प्रोसीजर, और इसमें कह रहा है कि रिकॉर्ड क्या मेंटेन हो रहा है। मैंने सेल्स सिस्टम अंडरस्टैंड करना है, क्लाइंट से पूछा सर बताइए आपके प्रोसीजर्स क्या हैं, क्लाइंट कहेगा सर हमारी सेल्स की ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है जब कस्टमर ऑर्डर देता है, कस्टमर ऑर्डर देता है, फिर उसके बाद हमारी सेल्स की ट्रांजैक्शन 4 डिपार्टमेंट से प्रोसेस होती है, सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद डिस्पैच डिपार्टमेंट जो क्या करता है चीज़ों को कस्टमर को डिस्पैच करता है, फिर इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट जो कि इनवाइस बनाता है, फिर जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो इस सेल की ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है। ये हमारे प्रोसीजर्स हैं। हम कहेंगे अच्छा इसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या क्या मेंटेन कर रहे हैं आप, वो बताएगा। एक तो हमने उसे पूछा ना एक्टिविटीज क्या क्या परफॉर्म हो रही हैं, हर डिपार्टमेंट में याद रखे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे होते हैं। हमने चूंकि रिकॉर्ड की भी वेरिफिकेशन करनी होती है, इसीलिए सिस्टम में एक्टिविटीज के साथ साथ रिकॉर्ड, प्रोसीजर के साथ साथ रिकॉर्ड को भी अंडरस्टैंड करते हैं। और ये चीज आपको याद होगा मैंने आपको चैप्टर 10 में भी सिखाई थी। सिर्फ आपने प्रोसीजर बताते हुए ये नहीं लिखना कि ये प्रोसीजर परफॉर्म, उसमें जो यानी चेक किया शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, बल्कि डॉक्यूमेंट्स का नाम भी लिखना था, गुड डिस्पैच नोट सेल। तो यहाँ पे बताता है सर सेल्स डिपार्टमेंट में, ऑर्डर डिपार्टमेंट में सेल्स ऑर्डर डॉक्यूमेंट बनती है, डिस्पैच डिपार्टमेंट में गुड डिस्पैच नोट, इनवाइस डिपार्टमेंट में सेल इनवाइस, और जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो अपने उसी इनवाइस के ऊपर साइन या स्टैम्प कर देता है, जो जिन ट्रांजैक्शन को वो पोस्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है। यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्या स्टडी करते हैं, क्लाइंट की सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कौन कौन सी है, ये ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक किन प्रोसेस से गुजरती हैं, और हर प्रोसेस पे हर स्टेज पे क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होती हैं, और अल्टीमेटली फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बन रही है। यह है इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू। फिर इसके बाद एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, जिसमें हम क्या, जिसमें मैनेजमेंट क्या करती है, इस इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो रिस्क है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में 3 काम किए जाते हैं, सुनते ही समझ आ जाएगा। रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, असेस किया जाता है, बड़ा रिस्क है छोटा रिस्क, मैनेज किया जाता है। मैनेज कैसे किया जाता है भला, कंट्रोल एक्टिविटीज से। रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है, कंट्रोल एक्टिविटीज से। क्लियर? हाँ, यहाँ पे हमें कुछ रीजन दे रहा है
कि जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई करना होता है ना, तो रिस्क किन चीजों की वजह से राइज होता है, ये सारी रीजन हम पढ़ चुके हैं। कहीं न्यू पर्सोनल आ जाए, नया CFO CEO आ जाए, रिस्क, नया बंदा गलतियां करता है, न्यू IT सिस्टम प्रोसेसिंग समझने में, उसकी प्रोसेसिंग में एरर हो सकते हैं। रैपिड ग्रोथ, पिछले साल के निस्बत इस साल 60% ग्रोथ हो गई। न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च की, रिस्क है, NRV फेल हो सकती है, NRV पे रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। फॉरेन ऑपरेशन, फॉरेन करेंसी का रिस्क है, रीस्ट्रक्चरिंग, प्रोविजन रिकॉर्ड करने। तो ये सारी एग्जांपल पढ़ चुके हैं। कंट्रोल एक्टिविटीज, जब रिस्क असेस हो जाएंगे अगला स्टेप क्या करना है? कंट्रोल एक्टिविटीज की डिफरेंट टाइप्स हैं, सिर्फ नाम की हद तक समझ लें, सिर्फ नाम की हद तक, क्योंकि डिटेल हमने लेक्चर के अगले हिस्से में समझना। एक कंट्रोल है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन होने से पहले उसकी अप्रूवल होना। ये कंट्रोल है, एरर फ्रॉड को कम करेगा। परफॉर्मेंस रिव्यूज, ये इसको कहते हैं, ये पहले होगा कंट्रोल, ये बाद में। परफॉर्मेंस रिव्यूज का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस रिव्यू, भाई लास्ट ईयर क्या परफॉर्मेंस थी, इस साल क्या परफॉर्मेंस है, उसको रिव्यू करना, उसको बजट वगैरह के साथ कंपेयर करना, ये परफॉर्मेंस रिव्यू। एक लफ्ज बताता हूं, उससे कंसेप्ट बिल्कुल खुल के सामने आ जाएगा। अगर वही काम ऑडिटर करे उसे कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, और वही काम मैनेजमेंट करे परफॉर्मेंस रिव्यू। इसी वजह से इसे मैनेजमेंट कंट्रोल भी कहते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस रिव्यू एनालिटिकल प्रोसीजर ही है, फर्क सिर्फ क्या है? मैनेजमेंट कर रही है, वो ऑडिटर कर रहा है। जैसे रिस्क असेसमेंट ऑडिटर भी करता है, रिस्क असेसमेंट मैनेजमेंट भी करती है। मैनेजमेंट के रिस्क असेसमेंट का क्या था? एंटी रिस्क असेसमेंट, और ऑडिटर के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। शाबाश। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, ये कंट्रोल्स उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैं जो IT सिस्टम यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेस, जब IT के जरिए से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है ना, तो उसमें दो तरह के मजीद कंट्रोल ऐड होते हैं, IT जनरल कंट्रोल और IT एप्लीकेशन कंट्रोल। ये आपने पहले कभी सुनी है टर्म? कोई नहीं सुनी? ये मेरे ख्याल 2 सब्जेक्ट्स में कम से कम और है, एक MFA में और एक PRC में I2B में। लेकिन बहरहाल छोड़ो इसको, पढ़ी भी होगी तो हम भूल गए हैं। लेकिन ये हमने अभी इसको स्टडी करेंगे, नेक्स्ट एक चैप्टर है इसमें, ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन की हद तक है। अच्छा, ये हमारा मुझे याद आ गया, नेक्स्ट चैप्टर से मुझे याद आ गया। अब हमारा कोई इस चैप्टर के बाद और एक रिटन रिप्रेजेंटेशन का होगा, कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जो केस स्टडी वाला, सिर्फ छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। दिखने में चैप्टर ज्यादा हैं, मुझे भी पता है, आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं यार, पहले महीने में सर ने कितने चैप्टर, मुझे दिखने में, लेकिन छोटे छोटे चैप्टर और कंसेप्ट भी छोटे छोटे जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। चूंकि हमारी आदत है कि हम चैप्टर के साथ केस स्टडीज को, पास्ट पेपर्स को, जो भी उसको भी प्रैक्टिस लाजमी करना होता है, तो उस वजह से टाइम थोड़ा हमारा ज्यादा लगता है, वरना ये 2 दिन में भी खत्म हो सकते हैं, जो हमने नहीं करना, हमने नहीं करना। तो फिर इसके बाद फिजिकल कंट्रोल्स। फिजिकल कंट्रोल्स कौन से कंट्रोल्स हैं? जो फिजिकली आपके फिजिकल एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। असल में ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल ना आपके इनटेंजिबल डाटा वगैरह जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल किस लिए है? जैसे अगर आपने गार्ड बिठाए हुए हैं, अनऑथराइज्ड पर्सन अंदर ना आए, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। CCTV कैमरा, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ये क्या है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज? अच्छा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज से कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग, यानी कंसेप्ट क्या है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का? अब देखें, टीचिंग है ना, टीचिंग एक काम है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता था, मैं पीछे जाके पहले कैमरा सेट करता,
फिर इधर आके पहले सारा मैटर खुद लिखता, फिर उसके बाद लेक्चर भी खुद ऐसा भी हो सकता, कुछ लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन मुझे बताइए हमने क्या, हमने इस एक प्रोसेस को सेग्रीगेट कर दिया। इसका एक फायदा तो ये हुआ कि हर एक काम में स्पेशलाइजेशन हो गई, हर बंदा अपने काम में स्पेशलिस्ट है। दूसरा फायदा ये हुआ कि अगर एक बंदा कोई गलती करता है तो दूसरा उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। जैसे बाज़ बात कुछ अल्फाज में एक आधा लफ्ज अगर ऊपर नीचे हो गया है तो मैं कहता हूँ इसको ठीक कर ले, लेकिन अगर मैं खुद ही कर रहा होता, गलती तो हर इंसान से होगी, क्या मैं अगर लिखूंगा तो मैं गलती नहीं करूंगा, बिल्कुल गलती अरे, लेकिन दूसरा बंदा इन्वॉल्व हो जाए वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब क्या है, एक ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो, सेल्स की ट्रांजैक्शन में भी एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो, परचेज की ट्रांजैक्शन में भी। जैसे सेग्रीगेशन ड्यूटीज का मतलब ये है कि एक ही बंदा सेल्स की ट्रांजैक्शन सारे काम ना कर रहा हो, बल्कि कस्टमर से ऑर्डर लेने के लिए सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट लगा हो, गुड्स डिस्पैच करने के लिए डिस्पैच डिपार्टमेंट लगा हो, इनवाइस बनाने के लिए इनवाइसिंग डिपार्टमेंट लगा हो, अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये है सेग्रीगेशन ड्यूटीज। समझ आया? तो बताइए फिर परचेज डिपार्टमेंट की सेग्रीगेशन ड्यूटीज, रेक्विजिशन भेजने वाला बंदा अलग हो, सप्लायर के साथ ऑर्डर एग्री करने वाला बंदा अलग हो, रिसीव करने वाला बंदा अलग हो, पेमेंट करने वाला अलग हो, इनवाइस प्रोसेस करने वाला अलग हो, रिकॉर्ड करने वाला अलग हो, और कस्टोडियन उसका जिसने इन्वेंट्री को रखना है अलग हो। यानी जो भी फंक्शन आपके जहन में आ सकता है आपने लिख देना अलग हो। इतने बंदे हो जाएंगे तो, इतने बंदे, यही तो इतने बंदे हो जाएंगे। वो इसीलिए तो हमने वो पढ़ा था क्या लिमिटेशन में, सेग्रीगेशन ड्यूटीज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में पास है। कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल इन्वायरमेंट, और अभी समझ आते हैं सिर्फ आखिरी दो क्वेश्चन, उसके बाद चाय की ब्रेक। दे सकते हैं चाय की ब्रेक? अभी नहीं दे सकते। चलेंगे ब्रेक कर लेते हैं, आप क्लास में बैठे बैठे चाय पी लीजिएगा, बहुत फ्रेश रहेगा। ब्रेक कर लेंगे थोड़ी। शू शू की आवाज से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चू चू की आवाज भी निकालने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कंट्रोल इन्वायरमेंट और कंट्रोल एक्टिविटी में क्या फर्क है? कंट्रोल इन्वायरमेंट ओवरऑल, स्पेसिफिक कंट्रोल एक्टिविटी और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल में क्या फर्क है? कंट्रोल, अच्छा अब सुन लें, एक लफ्ज से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वही काम अगर ऑडिटर करे उसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं, वही काम इंटरनल ऑडिट वाले करें मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, के कंट्रोल सही ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना ये कंट्रोल है, चेक करना कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रही है कि नहीं, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। क्रेडिट लिमिट सेट करना, उसके मुताबिक सेल्स ऑर्डर इशू करना, ये कंट्रोल है। और चेक करना कि क्रेडिट लिमिट से ज्यादा अप्रूवल तो नहीं दी जा रही, ये मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल है। यानी वही काम अगर एक्सटर्नल ऑडिटर करे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और वही काम इंटरनल ऑडिटर वाले करें मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। तो ये था हमारा इस लेक्चर का कंसेप्ट। इस लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने डेफिनेशन सीखी इंटरनल कंट्रोल की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेशन सीखी, फिर उसके बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के एलिमेंट सीखे। कितने एलिमेंट्स थे? अब आपने क्या करना है, देखें चाय तो अभी बन रही है, उसमें तो टाइम है आपके पास। अब भाई मेरी चाय तो बन जाएगी ना, कि मुझे भी आपके पास 12 मिनट हैं, 12 मिनट या तो इसको ज़ाया कर दे, मोबाइल वगैरह पे इस्तेमाल कर दे, घूम फिर के आ जाए, या अभी बैठ के पढ़ ले कि कंसेप्ट सारा समझ आए। चले ज़ाया कर दे, ज़ाया कर दे।
मतलब रिलैक्स कर लें, रिफ्रेश हो जाएं, अगले चैप्टर्स के लिए तैयार हो जाएं, अगले लेक्चर के लिए। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।